नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के पर्पज़ से भारत के अंदर आई थी और बाद में उसने धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया था। और उसने अपना शासन स्थापित कैसे किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती थी, जो एक्ट दिए जाते थे, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर। और लास्ट में हमने बात की थी उस दिन कल तक कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, उसके बारे में कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके कंपनी के ट्रेडिंग से रिलेटेड इशू को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स को लुक आफ्टर करता था। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ के देखते हैं तो चार्टर एक्ट 1793 का आया था, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दी थी इस एक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से जो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उसको ओवरराइडिंग पावर दी गई। मतलब कि उसके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो ही फाइनल होंगे। उसकी काउंसिल के द्वारा कोई डिसीजन लिए गए हैं उसको वो जो है रिजेक्ट कर सकता था, या जो दूसरी जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी या जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर थे उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को भी वो क्या है ओवरलुक कर सकता था। अगर हम देखें तो कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया। अगले 20 सालों तक कंपनी को ऐसा एक्सटेंशन मिला कि जिससे कंपनी अगले 20 साल तक और व्यापार को अपने बढ़ा सकती थी, भारत के अंदर अपने व्यापार को स्थापित रख सकती थी। अगली रिकमेंडेशन ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जो उनका जो स्टाफ था उस टाइम पे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने में मदद करते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर थे, उनका लुक आफ्टर जो करते थे, उनकी सैलरी वो जो है इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। इस एक्ट के द्वारा ये हुआ। नहीं तो उससे पहले क्या था, इनकी जो सैलरी थी वो जो है ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जाती थी। इससे आगे आया चार्टर एक्ट 1813 का, उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या हुए थे। सबसे पहले ये हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, कि मतलब ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार चला सकती थी। कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट अगर कोई इंडिपेंडेंटली आकर के भारत में व्यापार चलाना चाहे तो वो भारत के अंदर व्यापार चलाने के लिए उसके द्वार खोल दिए गए थे। अगला क्या था, क्रिश्चियन मिशनरी को जो है भारत के अंदर इनवाइट किया गया था कि वो यहाँ पे आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें। उससे अगला दिख रिकमेंडेशन क्या थी कि रिकमेंडेशन में ये दिया गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा इंडिया के अंदर, सो दैट कि ब्रिटिश को जो इंडिया के अंदर रूलिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इससे अगली रिकमेंडेशन थी कि लोकल गवर्नमेंट भी अभी क्या है कि टैक्स को इम्पोज कर सकती थी। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो काउंसिल थी उसके द्वारा डिसीजन लेने के बाद में ही टैक्स इम्पोज होगा। लोकल गवर्नमेंट को भी ये राइट दिए गए कि वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, और अगर उनको कोई टैक्स देने में आनाकानी करता है, अगर उनको कोई नेग्लेक्ट करता है तो उसकी शिकायत वो जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वहाँ पर कर सकती हैं। इससे अगला आया था चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, और उसको जो है सारी मिलिट्री और सिविल पावर सारी उसके अंदर वेस्ट की गई, मतलब कि सारी उसके अंदर निहित की गई। और इसके बाद में अगर हम देखें तो जो दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर थे वो इसके सबॉर्डिनेट माने गए, और मतलब उनकी शक्तियां भी एक किस्म से आप बोल सकते हैं इसको हस्तांतरित कर दी गई। और पहले उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि ब्रिटिश इस एक्ट के द्वारा क्या है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर में इस एक्ट ने उनको काफ़ी सारी शक्तियाँ प्रदान की, जिससे कि उनको शासन चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगला चार्टर एक्ट की बात करें हम तो वो था 1853 का। इसको इस सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था, और उसके बाद में क्या है कि ब्रिटिश का जो क्राउन था उसने डायरेक्ट इंडिया के शासन को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था इस सीरीज का, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके क्या क्या फीचर थे देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन फीचर ये था कि इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी, उसको क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम दोनों करने पड़ते थे। लेकिन इसमें क्या किया,
2 सदन बनाए गए उसके, जिस प्रकार से हमारी क्या है कि सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उस प्रकार से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव वाली जो करेगी वो क्या काम, कानून बनाने से संबंधित जो है वो रिकमेंडेशन देगी, अपने सजेशन देगी, किसको, गवर्नर जनरल को। और एग्जीक्यूटिव वाली क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव वाली करेगी कि वो जो कानून बन गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाएगी। मीन्स इसको ज़्यादा पावर थी हालांकि एग्जीक्यूटिव वाली को। तो ये 2 लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया इसके द्वारा। मतलब कि पहले एक ही फंक्शनिंग होती थी, एक ही असेंबली होती थी, लेकिन इसके बाद में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, एक एग्जीक्यूटिव असेंबली मिली मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की जगह पे। अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को जो है एक्सपेंड किया गया और पहली बार भारतीयों को भी इसके अंदर शामिल होने का मौका मिला और उसको एक मिनी पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो मिनी पार्लियामेंट होती है उस टाइप उसको बोला गया। और भारतीय जो उसके अंदर थे वो थे नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब आप बोल सकते हो कि उनको कोई ज़्यादा अधिकार नहीं था कानून के अंदर छेड़छाड़ करने का, बस वो वैसे नॉमिनेट किए गए थे ये दिखाने के लिए कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन भी इनके अंदर है। अगला इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड रिफॉर्म किया गया। उसमें क्या रिफॉर्म किया गया कि जो इंडियन सिविल सर्विस की जो के तहत जो नौकरियां थी वो क्या है कि अपर क्लास की जो जॉब थी, जैसे ए ग्रेड ऑफिसर टाइप की जो जॉब थी, उनको क्या है कि लोकल पब्लिक के लिए भी उनको खोल दिया गया कि मतलब लोकल पब्लिक भी उसके अंदर जो भारतीय भी उसके अंदर जो है अपने आप को शामिल कर सकते थे, उनके अंदर अपीयर हो सकते थे। अगला देखिए हम तो लोकल रिप्रेजेंटेशन को इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव बॉडी में शामिल होने का मौका मिला, जिसमें मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, उस प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उन्होंने रिकमेंड किया अपनी प्रेसिडेंसी बंदों को जो इसके लेजिस्लेटिव में शामिल होंगे, गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर। तो इसके द्वारा हम बोल सकते कि 1853 का जो एक्ट था वो थोड़े से रिफॉर्म तो हालांकि लेके आया था, इसने सिविल सर्विस से रिलेटेड रिफॉर्म किए थे। पहली बार भारतीयों को जो रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर की, हालांकि वो रिफॉर्म्स इतने नहीं थे जितने कि हम मांग कर रहे थे या जितने उस टाइम भारतीयों को चाहिए थे, और उसी को लेकर के आगे जो 1857 का विद्रोह हुआ।